हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए, बारी आज के नो योर कंपनी की। और नो योर कंपनी में वो हाल की लिस्टेड कोल इंडिया की सब्सिडियरी, दूसरी सब्सिडियरी। पहली थी भारत कोकिंग कोल, उसके बाद मेरे ख्याल से मार्च एंड में लिस्ट हुई थी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, CMPDI। इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी शिवराज सिंह साहब होंगे नंबर्स पे, बिजनेस मिक्स पे और आगे के आउटलुक पे चर्चा करने के लिए। एक बार स्टॉक लेकर आइएगा सेंट्रल माइन प्लानिंग का। मेरे ख्याल से इशू, मेरे ख्याल से क्या इशू प्राइस मुझे याद है, 172 रुपए का इशू प्राइस था। और ये स्टॉक अपनी छोटी सी लिस्टिंग जर्नी के बीच में 150 से 170-80 के बीच में, 190 के बीच में ट्रेड कर रहा है। और अभी लिस्टिंग यानी इशू प्राइस के इर्द गिर्द इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। खैर, डिटेल में समझेंगे फाइनेंशियल्स को और आगे के आउटलुक को। आगे पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस। बाजार में कमजोरी कायम, निचले स्तरों से हल्की रिकवरी के बाद भी निफ्टी 150 पॉइंट गिरकर 24,450 के पास। बैंक निफ्टी फ्लैट, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तेजी के साथ कर रहे हैं आउट परफॉर्म। वहीं इंडिया विक्स में करीब 4% का उछाल। कमजोर नतीजों से टूटा HCL टेक, शेयर 11% से ज्यादा गिरकर वायदा का टॉप लूजर बना। साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम और टाटा एलेक्सी भी वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। उधर दूसरे IT शेयरों का सेंटिमेंट भी कमजोर, इंडेक्स करीब 5% फिसला। बिग स्टॉक्स में सभी शेयरों और सेक्टर में गिरावट की जताई थी आशंका। IT के बाद प्राइवेट बैंक और NBFCs में बिकवाली, दोनों इंडेक्स करीब 1% कमजोर। साथ ही कैपिटल मार्केट शेयरों में भी मुनाफा वसूली। वहीं FMCG, कैपिटल गुड्स और डिफेंस में अच्छी खरीदारी। कमजोर बाजार में चार्ट GPT सेक्टर, निफ्टी FMCG करीब 1% ऊपर। साथ ही मजबूत चार्ट के दम पर यूनाइटेड स्पिरिट्स, टाटा पावर, प्रेस्टीज एस्टेट्स में खरीदारी। उधर बिग स्टॉक शेयर सनटेक रियल्टी करीब 10% दौड़ा। EV बैटरी से जुड़े शेयरों में आज जोरदार तेजी। 2027 में EV सेल्स का बल्क प्रोडक्शन शुरू होने की रिपोर्ट से 14% से ज्यादा दौड़ा अमारा राजा। वहीं एक्साइड भी 7% से ज्यादा के उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। और ABB ग्लोबल नतीजों के बाद ABB इंडिया में जबरदस्त उछाल, शेयर 6% ऊपर। इंडिया रीजन ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ 26% आने से जोश। अच्छा, आगे मैं टेक्निकल एक्सपर्ट जुड़ेंगे तब आगे बातचीत होगी, लेकिन जिस दे देता हूं, उसके बाद मैनेजमेंट के पास चलूंगा। वेडनेसडे का दिन है, वो सैंडविच सेशन था 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच। और इंपॉर्टेंट था आज का ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि वो सैंडविच सेशन आमतौर पे ट्रेंडिंग होता है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन आज वो 2 हफ्ते की सीज फायर वाली मियाद जो थी वो खत्म होनी थी। और उससे पहले कल देर रात ट्रम्प साहब का ट्रुथ सोशल पे अपडेट आ गया कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हम सीज फायर बढ़ा रहे हैं, कोई टाइमलाइन नहीं। और इस बीच ऐसा लग रहा है कि जब नेगोशिएशन होगा तब नेगोशिएशन होगा, सीज फायर कंटिन्यू करेगा। पर अच्छी खबर तो है, पर इससे यह भी हो गया कि वो अनसर्टेनिटी कंटिन्यू कर रही है। अब वो सीज फायर खिंच रहा है, वॉर खत्म नहीं हुआ है, कभी भी मूड बदल जाए, वैसा वाला मामला। दूसरा, उससे ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कहते हैं कि हम अपना ब्लॉकेड कंटिन्यू करेंगे। उसी को लेकर ईरान को परेशानी है। अगर सीज फायर है तो आप ब्लॉकेड कैसे कर सकते हो? तो ईरान भी फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ जाने आने नहीं देगा। तो ये मामला अपने लिए तो वैसे ही दिक्कत वाला है। और इसीलिए ब्रेंट क्रूड 98 समथिंग गया था, अभी भी 97 से 98 के जोन्स पे ट्रेड कर रहा है। 98 प्लस चला गया वापस।
और कल ये 95 के नीचे बंद हुआ था। साढ़े तीन बजे जब हम क्लोज हो रहे थे तब 95 के नीचे था, 94.9 पे। तो ये दिखा रहा है रिस्क के परसेप्शंस, वो रिस्क प्रीमियम ऐड हो गया वापस ब्रेंट पे। तो ये सब थोड़े से लिंगरिंग वरीज। दूसरा, आईटी ने पिछले कुछ दिनों में रिकवरी का ट्रेड प्ले तो करके दिखाया था, पर एचसीएल टेक के मैसिव डिसअपॉइंटमेंट ने सारे समीकरण बिगाड़ दिए। तो आईटी खुद अपने आप में हैवीवेट इंडेक्स 4-5% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है, दिक्कत है, पर हाँ ठीक है। मैं थोड़ी देर पहले साज में जुड़ा था, तब भी मैंने ये बात मेंशन करी थी कि अदरवाइज स्क्रीन बुरी नहीं है। आईटी के इतने पेन के बावजूद निफ्टी 2.5% दबाव में है। बैंक्स लार्जली, और बैंक्स भी, वो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स थोड़े से दबाव में आ गए हैं। शायद कच्चा तेल हावी हो गया और कल एकदम से आउट परफॉर्म कर गए थे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो आज थोड़ा सा ठंडा हुआ मामला, पर उसके बावजूद बैंक निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, मिड कैप स्मॉल कैप इन ग्रीन है, तो स्क्रीन वैसी बुरी नहीं है। तो आगे एक्सपर्ट से चर्चा कर लूंगा, लेकिन अभी इतना काफी है मार्केट। अब मैं जा रहा हूं, चौधरी शिवराज सिंह सर इंतजार कर रहे हैं, सेंट्रल माइंड प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट CMDPI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब। सर गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। अच्छा, सरकारी कंपनी कोल इंडिया का आम हाल में लिस्ट हुई, ये सब सर के आने से पहले मैं आपको बता चुका हूं। नतीजे स्क्रीन पे रखिएगा। पहला Q4 का परफॉर्मेंस है लिस्टिंग हिस्ट्री का, आय में 11.7% का जंप। अच्छा शिवराज सर, इसको ब्रेकअप कैसे करूं? मतलब अब मैं पूछूं कि इसका ब्रेकअप, आमतौर पे मैं सबसे पूछता था कि भाई वॉल्यूम और रियलाइजेशन के बीच में ब्रेकअप क्या है इस 11% 12% जंप का। आपके केस में क्या ऐसा है कि ज्यादा कंसल्टेंसी का काम एग्जीक्यूट करा Q4 में, इसीलिए साल दर साल आय उछल रही है, या फिर जो काम कर रहे हैं उसके लिए बेहतर प्राइस मिल रहा है, रियलाइजेशन इंप्रूव हो रहे हैं? ये 11% 12% का ब्रेकअप अंदाजन क्या होगा? हाँ, सबसे पहले धन्यवाद आशीष जी। इसमें आप देखें तो अभी जो हमारा Q4 में जंप है, ये वॉल्यूम को लेकर के जंप है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी और ये बताया था कि हमारा Q4 में आकर के काम और भी मैक्सिमाइज होता है, जो पूरे साल में हम कर रहे हैं, वो रिकवरी भी होती है। तो उस हिसाब से देखें तो हमारा एक्सप्लोरेशन, एनवायरमेंट, जियोमेट्रिक्स, ये सारे काम Q4 में बढ़े हैं, जिसके चलते वॉल्यूम बढ़ा। हम्म, एक मिसमैच, वो कहते हैं ना डाइवर्जेंस है, मिसमैच है। आय 11-12% बढ़ी शिवराज सर, उसके सामने मुनाफा 32% गिर गया साल दर साल। अब उसके जब नंबर्स देखे, आपने जो प्रेजेंटेशन भेजी थी उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 146 करोड़ से बढ़ के 289 करोड़ रुपए पे पहुंचे, और शायद उसी के चलते सारा मामला गड़बड़ाता, लार्जली गड़बड़ाता हुआ नजर आया। ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में इस तरह का सिग्निफिकेंट जंप क्या है, क्यों है? ये एक सडन जंप आया है, वो Q4 में पूरा लोड हुआ है, और वो है एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए एक कोर्ट का रूलिंग से हमको वन टाइम ये बेनिफिट देना पड़ा है। सो बिकॉज ऑफ दैट करीब 90 करोड़ का Q4 में उसका लोड आ गया है। दैट इज भाई वो प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि पहले से कम दिख रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब एम्प्लॉय पे रिवीजन की प्रोविजनिंग आपने प्रोवाइड फॉर करी है क्या? ये हर साल होता है ऐसा, या फिर आप लोग भी लिंक्ड हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब वो करती है पे कमीशन रिकमेंडेशंस उसके साथ लिंक्ड होता है? ये किस बात का प्रोवाइड फॉर करा है हमने, या फिर किस बात के एम्प्लॉय पे रिवीजन है ये उससे रिलेटेड नहीं है। इसमें जूनियर रैंक के ऑफिसर्स का पे ग्रेड को लेकर के कुछ एनएमएलई पर एक केस था कोर्ट में, उस कोर्ट ने उसको एम्प्लॉयज के फेवर में दिया है, जिसके चलते ये बेनिफिट उन एम्प्लॉयज को जाता है जो कि लोअर लेवल में एग्जीक्यूटिव्स हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट तो अबाउट 90 करोड़ तो का इम्पैक्ट आ रहा है, एंड इट ओके, इज वन टाइम। ये वन टाइम है? मतलब अब तक अगर उनको पे ग्रेड से या कुछ जो भी हो कम मिल रहा था तो उसका एडजस्टमेंट उनको ये वन टाइम एक्सपेंस, मतलब फिर यहां से फिर वो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इवेंचुअली बढ़ ही रहे होंगे, उसका उनका पूरे तबके का पे ग्रेड तो बढ़ ही गया होगा, ऐसा मानू ना? हाँ, ये एक्सपेंसेस बढ़े हैं, एंड ये तो फिर अब पे रिवीजन में कंसीडर होगा, नेक्स्ट जो पे रिवीजन आएगा उसमें। बट इस साल जिसका अनुमान नहीं था, वो ये Q4 में हमको इसमें 90 करोड़ का इम्पैक्ट हुआ। हम्म, अच्छा चौधरी सर, अदर देन पे रिविजन्स,
क्या ऐसा कोई ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी थी जिसने मार्जिन्स को ड्रैग डाउन करा, या सिर्फ यही एक दिक्कत थी? सिर्फ इसी को दिक्कत मानेंगे क्योंकि हमने जो पहले भी प्रोजेक्शंस दिए थे उसमें हाँ। बताया था कि हम अबाउट 10 to 15% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे एंड सिमिलर अबाउट अपना बॉटम लाइन में भी ग्रोथ करेंगे। तो उस हिसाब से देखें तो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि 700 प्लस करोड़ का हम प्रॉफिट करेंगे। अभी भी आप देखिए तो 613 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर 90 करोड़ का ये इम्पैक्ट नहीं आता तो हम लोग अपनी बात पे बिल्कुल सही थे। तो उस हिसाब से देखें तो वो कोई इनएफिशिएंसी के चलते नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप देखें जो पहले जियोमेटिक्स की ग्रोथ की, वो जियोमेटिक्स और एनवायरनमेंट की ग्रोथ में अभी भी हमको इन स्पाइट ऑफ दिस, क्योंकि वहां पे मैन पावर उतनी नहीं है, वहां पे अभी भी हमको जंप मिला है। बट क्योंकि एक्सप्लोरेशन और प्लानिंग एंड डिजाइन ये ऐसे काम है जहाँ पे मैन पावर ओरिएंटेड है, तो वहां पर ये इम्पैक्ट ज्यादा है। एनुअल टारगेट था सेस्मिक का FY26 का 450 लाइन किलोमीटर्स, 455 अचीव करके दिखाया। तो ओवर डिलीवर कर दिया प्रॉमिस पे, ऐसा कह ले। तो ये चौधरी सर, ये टारगेट कंजर्वेटिव था या एग्रेसिव टारगेट को हमने बढ़िया से अचीव करके दिखाया? इसे कैसे रीड करूं, और FY27 के लिए आपने टारगेट फिर क्या सेट करें? तो इसमें मैं दोनों चीज बोलता हूँ। ये हाँ। टारगेट हमारा जो 450 लाइन किलोमीटर का था, ये सीस्मिक के लिए था। साथ ही हमारा 11 लाख का टारगेट था एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग का। हमने दोनों ही टारगेट एक्सीड किए। 14% का ग्रोथ हमने ड्रिलिंग में भी दिया और 4% का ग्रोथ करीब सीस्मिक सर्वे में दिया। ये जो प्लानिंग होती है बेस्ड ऑन कि हमको कितने ब्लॉक्स में कितना मीटर करना पड़ेगा उसके हिसाब से होती है। तो उस प्लानिंग में कोई कंजर्वेटिव ये नहीं था, क्योंकि हमारे जितने ब्लॉक्स में करना था वो हमने कंप्लीट किया। सो इट इज नॉट कंजर्वेटिव, ये हमने टारगेट्स को बिल्कुल जो रखे थे उनको अचीव किया है और उससे बेहतर किया। अब तो वो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, लास्ट वीक में इवेंट्स कैलेंडर बता रहा था, तो फ्राइडे को 15th राउंड ऑफ कमर्शियल कोल ऑक्शन लॉन्च हो गए। भाई चौधरी सर, इसका मतलब नेट नेट कोल ऑक्शन लॉन्च होना, नए प्लेयर्स आना, बिड्स होने, नेट नेट हमारे लिए अपना बिजनेस के लिए विजिबिलिटी और इंप्रूव होना, इसको ऐसे ही, इसको सीधे लिंक करूँ ना आपके साथ? बिल्कुल लिंक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं और भी बताता हूँ, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कोल से बाहर जाने की भी, तो अभी हमने 4 ब्लॉक्स अप्रूव किए हैं। इनफैक्ट आरी, आयरन ओर, कॉपर और ग्रेफाइट के, जिसमें हम एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं। तो वहां भी क्योंकि ब्लॉक्स ऑक्शन हो रहे हैं फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एज वेल एज एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग, और इसी तरह से कोयला मंत्रालय से भी जो ऑक्शन हो रहे हैं ब्लॉक्स, तो ये सारे अल्टीमेटली हमारे फायदे के लिए होगा। तो फिर इस समय समीकरण बैठ गई है। जब अभी IPO आया था, चौधरी सर स्टूडियोज आए थे, तब भी मेरी चर्चा हो रही थी सर से और उनकी टीम से। पेरेंट कोल इंडिया से सर इस समय कितना बिजनेस आ रहा है, या फिर उसको पुट इट डिफरेंटली, गवर्नमेंट एंटिटीज वर्सेस प्राइवेट एंटिटीज, हमने कितना प्राइवेट से ट्रैक्शन पिकअप कर लिया है? ये अगर देखें तो भी पिछले साल की तुलना में लगभग इस साल भी उतना ही रहा है। अब क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि नॉन कोल में हम बढ़ा रहे हैं अपना एक्सप्लोरेशन एंड अदर सर्विसेज, इस साल से उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा दिखेगा करंट FY से। पिछले साल का लगभग उससे पिछले साल के बराबर ही हमारा कोल इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला। और इस समय फिर हमारी करंट ऑर्डर बुक चौधरी सर कहाँ खड़ी हुई है? एज ऑन डेट हमारे पास आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स कितने खड़े हुए हैं? तो एज ऑन डेट अगर हम ऑर्डर बुक की बात हाँ। करें तो कोल इंडिया का ऑर्डर बुक हमारे पास में रेडी हो गया है, सभी सब्सिडरीज का आ गया है। और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम 20% जंप इन एक्सप्लोरेशन हमने प्लान कर लिया है। अकॉर्डिंगली अदर सर्विसेज में भी जंप आएगा। तो वो ऑर्डर बुक हमारे पास रेडी है एंड इसी तरह से CSS फंडिंग के भी हमारा फिगर फाइनल हो चुका है। तो ओवरऑल हमारा जो इस साल का ऑर्डर बुक है वो हमने ऑलरेडी फाइनलाइज कर लिया। माइनिंग के बियॉन्ड, सॉरी, कोल के बियॉन्ड जाने की आपने बात छेड़ी थी। इस FY26 के रेवेन्यूज में बियॉन्ड कोल, क्या सोलर, विंड पावर, उन सब कंसल्टेंसी या कहूं नॉन कोल कंसल्टेंसी का कुछ कंट्रीब्यूशन था? अगर हाँ तो कितना था? इसमें सोलर में हमारा PMC ऑलरेडी पहले से चल रहा है करीब 600 मेगावाट का। इस वर्ष के लिए हमें एक 500 मेगावाट का कंसल्टेंसी मिला है और इसके आगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 600 मेगावाट का। तो सोलर में डेफिनेटली कंसल्टेंसी में हमने पिछले साल भी काम किया और इस साल और आगे बढ़ रहा है।
अच्छा, क्योंकि कोल इंडिया सरकारी कंपनीज की मैं बात कर रहा था। सिंस आप गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ डील करते हो ये होता है, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स मुझे याद पड़ता है आरएचपी के समय की हमने जब चर्चा करी थी तो साढ़े 5 मंथ के आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स रहते थे हमारे। लिस्टिंग के बाद कुछ समीकरण अभी तो खैर ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लिस्टिंग के बाद कुछ समीकरण बदले क्या? अब वो एंटिटीज मानती हैं कि आप लिस्टेड हो, पब्लिक डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, तो पैसा आना शुरू हुआ क्या कुछ? पैसा आना शुरू हो गया है। एंड जैसे मैंने बताया था उस टाइम पॉलिसी भी कोल इंडिया की बन चुकी है कि हमको वो 75% अपफ्रंट देंगे। तो वो उस पॉलिसी से अब ये इस क्वार्टर में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत रिडक्शन होगा। अरे शिवराज सर, हम लोग कुछ क्या आई एम श्योर करते ही होंगे एआई का इस्तेमाल माइनिंग में। ड्रोन बेस्ड सर्वेस पहले होते थे, जीआईएस मैपिंग वगैरह में एआई का इस्तेमाल हो रहा है क्या? और अगर एआई का इस्तेमाल कुछ हद तक कर रहे हो तो क्या वो आपको अपने मार्जिन्स ऐसे वोलेटाइल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करने में मदद कर रहा है क्या? एआई का अभी जो हमने और बड़ा काम सोचा है वो है हमारा जियोलॉजिकल मॉडलिंग और माइन प्लानिंग में एआई का इंट्रोडक्शन। जो हम अभी सैटेलाइट बेस्ड सर्वेज और ड्रोन बेस्ड सर्विस कर रहे थे, उससे आगे बढ़ करके अब हम पूरी जियोलॉजिकल मॉडलिंग एंड माइन प्लानिंग भी एआई बेस्ड करने जा रहे हैं। तो वो हमारे लिए डेफिनेटली टर्न अराउंड टाइम कम करेगा, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम होगा और हम ज्यादा काम कर पाएंगे, तो उससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा। डेफिनेटली एआई इंट्रोडक्शन इस साल हम लोग करने जा रहे हैं। हम हर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, हमारे में भी होगा। कल को कोई एआई एंकर आ गया तो हम तो रजिस्ट करेंगे। या आपके सीएमपीडीआई में रजिस्ट नहीं कर रहे एम्प्लॉइज क्या? ना ना ना, एआई वाई नहीं चाहिए। नहीं नहीं, एआई का अगर हम देखें तो एआई का यूज ऐसा है कि हाँ, उसमें कोई एम्प्लॉय रिडक्शन की बात नहीं है। एम्प्लॉयज तो आप देखें तो हमारे यहाँ पे सुपरएनुएशन से ऐसे ही रिड्यूस हुए हैं। जैसा हाँ, कि मैंने पहले भी उन लोगों ने उस टाइम हाँ, बात की थी कि हाँ। 1000 से गिर के 2600 पे आ गए। तो लेकिन अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है उतनी ही एम्प्लॉयज के साथ में और ज्यादा काम करना है और ज्यादा एफिशिएंट काम, ज्यादा एक्यूरेट काम करना है, तो एआई हमको लाना ही होगा। दैट इज वाई वी हैव प्लान कि हम एआई के साथ में जियोलॉजिकल मॉडलिंग करेंगे। एक लास्ट सवाल। इस बार दबाव आ गया था, अब वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के चलते हो, पर मार्जिन बहुत सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर गए। इबीटा मार्जिन 45 वाले 28-29% पे आ गए थे। 1600 बेसिस पॉइंट्स का करेक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये अगर वन ऑफ था तो क्या अज्यूम करूं Q1 में सब कुछ पूरी तरह से बाउंस बैक होकर पुराने Q3 के लेवल्स या पिछले साल के मार्जिन लेवल्स पे आ जाएंगे हम लोग, या फिर मार्जिन का आउटलुक चौधरी सर है क्या? तो अगर जैसे पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि हम अपने मार्जिन मेंटेन करेंगे, एबिटा 40% एंड पैट 30%। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि क्योंकि ये वन ऑफ हमको Q4 में एक साथ लोड हुआ, इसके चलते हमारा फिगर्स गड़बड़ हुए हैं। बट डेफिनेटली आगे हम ये 40% एबिटा एंड 30% पैट मार्जिन पे बिल्कुल काम करेंगे कि हम लोग स्टेबलाइज कर सकें। परफेक्ट। चौधरी शिवराज सिंह सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एक और आशीष नम बता दूं कि इन स्पाइट ऑफ आवर प्रॉफिट्स स्लाइटली गोइंग डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर, हमने डिविडेंड प्रॉमिस किया था कि हम बराबर हाँ, देके रखेंगे, और बट हमने दिया। डिविडेंड प्रॉफिट्स गिरने के बढ़ा बाद भी वो रन रेट मेंटेन कर लिया आपने, ये मैंने देखा। करके दिया है। हाँ। बिल्कुल। चलिए शिवराज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये थे सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सर, जो अपने नतीजों पे बातचीत कर रहे थे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार मार्केट्स और एक्शन वाले स्टॉक्स की बढ़िया सी मैपिंग कर लेंगे। मंत्री साहब का दिल नहीं लग रहा आज मेरे बिना। थोड़ी देर बाद मंत्री साहब से चर्चा। ओके, मंत्री साहब का आज का व्यू का तो मुझे आइडिया है। मेरे एक बार रिविजिट कर लेता हूं। 24,200 जब तक ब्रीच नहीं हो रहा, नीचे की तरफ ऑन द वे डाउन टूट नहीं रहा है, तब तक इस बाजार का टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। ऊपर 24,500 24,600 एक अटकने वाला जोन है, तो उन लेवल्स के आसपास देखिएगा। अगर मामला अटक रहा हो तो मुनाफा बांध लेने का। मंत्री साहब, इसी अप्रोच के साथ निफ्टी में आगे बढ़ूं? जी आशीष जी, बिल्कुल आपने सही कहा। 24,200 24,240 जो वीकली लो है वही सपोर्ट है, उसके नीचे ही मार्केट में वीकनेस आएगी। और आपने सही कहा 24,550 24,600 एक अटकने का जोन है। तो आशीष जी वही व्यू रहेगा, कंसोलिडेशन रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहना चाहिए। ना ना, वो मैंने नहीं कहा था, वो आपने कहा था। मैं आपको रिपीट कर रहा था, रिकॉल कर रहा था। तो ये मंत्री साहब की स्ट्रेटेजी है, ये बढ़िया सी आपके लिए। दूसरी बात मंत्री साहब,
एफएमसीजी एज अ स्पेस, वो सेक्टर रोटेशंस हो रहे हैं, उसमें पहले आईटी ने, बाकी तो कोई होप थी नहीं, शायद वैल्यूएशन कंफर्ट, शायद सब चल गए थे तो आईटी में मूव्स आ गए थे, आज कोलैप्स हो गया। ऐसी एक सेक्टर जो अंडर परफॉर्म कर रहा था वो एफएमसीजी था, लास्ट फ्राइडे ऑनवर्ड जोश में आया है, रह रहे कि खूब बढ़िया तेजी बन रही है। मैं एचयूएल के थ्रू आपसे समझना चाहता हूं करना क्या है। एचयूएल का आज भी, एचयूएल फ्राइडे को भी एचयूएल में खाते निफ्टी का टॉप गेनर बना था जब मूव्स आए थे, और आज भी एचयूएल 3% के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। खैर, इस बीच नेस्ले के, बजाज कंज्यूमर केयर के, हमने कल ही मैनेजमेंट से चर्चा करी है, इन सब के नंबर जो आ रहे हैं एफएमसीजी के, सरप्राइज तो कर रहे हैं। एचयूएल क्या करूं भाई साहब? ठीक है आशीष जी, एचयूएल का चार्ट काफी मजबूत है, लगभग 3 दिन से लगातार चल रहा है, 2370-80 के आसपास है। आशीष जी, एक माइनर रेजिस्टेंस है 2400 से 2420 के आसपास, हो सकता है वहां पे स्टॉक एक बार रेजिस्ट करे और एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट 2420 के रहेंगे। फ्रेश एंट्री अगर आशीष जी करनी है तो डिप में करनी चाहिए, 2340 2330 के पास मिलता है तो वो एक अच्छे एंट्री जोन रहेंगे। बाकी आशीष जी, इसी स्पेस में मैरी को करंट लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं। इनफैक्ट आशीष जी, इसको हमने मॉर्निंग में रिकमेंड भी किया है, 773 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, एक्सीलेंट चार्ट है। एक अंडर परफॉर्मर रहा है आशीष जी, तो एक कैचअप रैली हो सकती है। 792 तक के टारगेट्स मैरिको में आ सकते हैं और 762 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अच्छा, हेडलाइन में मेंशन था और इंटरेस्टिंग है, बहुत दिनों बाद बैटरी स्टॉक्स, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स इस तरह का मूव दिखा रहे हैं। दिग्गज एक्साइड 7-8% का उछाल, और वो एमेरॉन वाली कंपनी अमरा राजा 16-17% के मूव के साथ इस समय ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। मंत्री साहब, ये जो आज इस तरह के मूव्स तगड़े वॉल्यूम्स के साथ बन रहे हैं, और गुंजाइश है समीकरण बैठ किसी ने पोजिशन इन स्टॉक्स के, या हो गया वनडे वंडर टाइप ही दिख रहा है? बिल्कुल आशीष जी, वॉल्यूम्स काफी शानदार है। इनफैक्ट अगर दोनों में से एक चुनना चाहे तो एक्साइड में काफी अच्छा मोमेंटम है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। 350 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है और 368 मुझे लग रहा है कल तक के ही टारगेट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो वन टाइम रैली मुझे लग रहा है ये जो आज देखने को मिली है, ये वॉल्यूम्स के साथ है, तो ये रैली सस्टेन होनी चाहिए आशीष जी, और 370 तक के लेवल्स एक्साइड में आ सकते हैं। अगेन आशीष जी, 25 रुपए ऊपर है, हल्का फुल्का डिप में बाई करना चाहिए। पोजिशनल टारगेट 370 के आसपास के। ओके, और मंत्री साहब, कोई पिक इस समय जो फ्रेश आपके रडार पे आ रही हो, जहां पे आपका कन्विक्शन बढ़िया राइड कर रहा हो? आशीष जी, मुझे डिफेंस स्पेस में बीईएल में काफी अच्छा मोमेंट नजर आ रहा है। एक ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग हुई है, 449 के आसपास चल रहा है। 3 दिन से छोटा करेक्शन देखने को मिला आशीष जी, जो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है वो बीईएल में जरूर वर्क करनी चाहिए, तो 449 के आसपास है। स्टॉप लॉस 443 का लगा के इसको बाय करके चल सकते हैं, और 462 तक के टारगेट बीईएल में आ सकते हैं। आशीष जी, दूसरा स्टॉक मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया, अशोक लीलैंड, तो अशोक लीलैंड पे भी नजर रख के चल सकते हैं। अशोक लेन जो शेयर किया था, दरअसल मंत्री साहब सास बो सेंसेक्स की जो एसबीएस स्टॉक पिक थी आज की वो है, और इस समय की एक और बढ़िया फ्रेश पिक आ गई आपके लिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए, ये तेजी के लिए तैयारी कर रहा है काउंटर। मंत्री साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब आप लौटेंगे तो सीएनबीसी आवाज पे देखेंगे आज का कमाई का अड्डा। नमस्कार।